करंट इलेक्ट्रिसिटी में लास्ट हमने पढ़ा था कार्बन प्रतिरोध, है ना, उसका वर्णक्रम, कोड, गुणक और इन सब के बारे में हमने देखा। हमने ये भी देखा कि हमारे पास में जो तार आबद्ध प्रतिरोध होता है उसको हम बड़े मान के प्रतिरोध उसके द्वारा नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि तार को लंबा रखना पड़ता है और जब तार को लंबा रखते हैं तो वो असुविधाजनक हो जाता है। तो हमारे लिए जो कार्बन प्रतिरोध एक जो हमारे पास में आया वो सस्ता भी होता है और सुविधाजनक भी होता है ना। तो हमने उसके बारे में पढ़ा। उसके पास में 4 रिंग होती है, 4 रिंग पे अलग अलग रंग होते हैं और उन रंग का अलग अलग विशेष महत्व होता है, जिसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उसका वैल्यू देते हैं कि कितने ओम का प्रतिरोध है। आज हम कुछ न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल्स है कुछ हमारे पास में, उन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करके हम देखते हैं कि हमें इससे पहले वाला कितना समझ में आया है। तो एक एग्जाम्पल है जो जिसका एक अलग पैटर्न है। एग्जाम्पल 5.4। एग्जाम्पल 5.4 क्या कहता है कि एक धातु के तार की लंबाई आपको दे रखी है L मीटर है और अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A वर्ग मीटर है। ठीक है, तो ज्ञात कीजिए कि यदि तार की लंबाई खींचकर दुगनी कर दी जाए तो इसके प्रतिरोध में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखो, 2 कंडीशन है हमारे पास में। पहले केस में ये कह रहा है कि यदि तार की लंबाई L है, तार की लंबाई L और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ये हमारे पास में A है, तो प्रतिरोध कितना हो गया, प्रतिरोध हो गया हमारे पास में R इज इक्वल टू रो L ओवर A। ये हमारे पास में प्रारंभिक प्रतिरोध है जब हमने किसी प्रकार से उसके लंबाई और क्षेत्रफल में हमने किसी प्रकार से कोई अंतर नहीं किया है। ठीक है, ये प्रारंभिक है जो भी है। अब कैसे सेकंड में क्या हुआ, हमने इसकी लंबाई को चेंज किया और लंबाई हमारे पास में हो गई है कुछ दुगनी। ठीक है, लंबाई को हमने कर दिया है दुगनी, तो L डैश इज इक्वल टू 2L। ठीक है, अब सपोज कीजिए कि हमारे पास में कोई तार है, कोई वायर है। ठीक है, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल तो इसका है A और इसकी लेंथ है हमारे पास में L। ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A। ठीक है, जब हमने इस तार को खींचा तो क्या हुआ कि तार को अगर खींचेंगे तो इसकी लंबाई तो बढ़ी और लंबाई के साथ साथ क्या हुआ, इसके क्षेत्रफल में कमी हो गई। क्योंकि तार को खींचेंगे तार पतला होता जाएगा तो इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल घटेगा। अब हमें ये पता करना है कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है कितना। तो हम सपोज करते हैं कि इनका जो घनत्व है, तार का जो पदार्थ है, तार के पदार्थ का घनत्व मान लिया हमने D है। ठीक है, और द्रव्यमान M है। अगर मैं इस तार को खींचता हूँ तो क्या इसका द्रव्यमान चेंज होता है? तो हमें पता है कि आपने सिर्फ इसको खींचा है, तोड़ के अलग नहीं किया है, तो इसका द्रव्यमान M ही रहने वाला है, तो इसका द्रव्यमान M होगा। ठीक है, अब देखो M द्रव्यमान हमारे पास में होता है घनत्व इंटू आयतन, है ना। द्रव्यमान का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बराबर घनत्व इंटू आयतन, और आयतन हमारे पास में होता है, घनत्व तो D है और आयतन हमारे पास क्षेत्रफल इंटू लंबाई। ठीक है, क्योंकि हम बेलन इसको माने तो क्षेत्रफल इंटू लंबाई के अकॉर्डिंग हम इसका आयतन दे सकते हैं। तो हमारे पास में इसका क्षेत्रफल है A और लंबाई है L, ये इसका आयतन है। ठीक है, पहले वाले तार के लिए ये रहेगा और दूसरे वाले तार के लिए क्या रहेगा, D A डैश और 2L यानी कि L डैश मान लीजिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं हम। तो देखिए यहाँ D A L इज इक्वल टू D A डैश, क्योंकि A डैश हमको फाइंड करना है तो A डैश और L डैश। L डैश कितना हो गया हमारे पास में, L डैश हो गया हमारे पास में 2L, तो यहाँ पे 2L। अब D से D कैंसिल
और L से L कैंसिल, तो A इज इक्वल टू 2A डैश और A डैश इज इक्वल टू A/2, यानी कि लंबाई को दुगनी करने पर हमारे पास में इसका अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल आधा हो गया। ठीक है, अब हमारे पास में नया प्रतिरोध कितना आया, अतः प्रतिरोध R डैश इज इक्वल टू रो इंटू L डैश अपॉन A डैश। ठीक है, यहाँ पर आइए, तो R डैश इज इक्वल टू रो L डैश कितना हमारे पास में, तो L डैश हमारे पास में है 2L और A डैश हमारे पास में है A/2। जब इसको सॉल्व किया तो R डैश इज इक्वल टू 4 रो L अपॉन A। समीकरण 1 से देखिए तो ये कोष्टक वाली चीज़ तो R है ना, तो समीकरण 1 से R डैश इज इक्वल टू हो गया हमारे पास में 4R, तो प्रतिरोध कितना बढ़ गया, 4 गुना बढ़ गया। ठीक है, अब हमको क्या निकालना, प्रतिशत वृद्धि, है ना, कितना प्रतिशत परिवर्तन इसमें हुआ, तो हमें कह रहा है कि ये इसमें प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। चलिए देखते हैं। प्रतिशत त्रुटि मैंने निकालना आपको बताया था पिछली क्लास में, है ना। कोई भी चीज़ अगर हमारे पास मान लीजिए x है तो डेल एक्स अपॉन एक्स इंटू 100, तो डेल आर अपॉन आर इंटू 100 हम कर सकते हैं। ठीक, अब डेल आर को लिखा जाएगा हमारे पास में जो अंतिम प्रतिरोध आया है उसमें से प्रारंभिक को घटाइए और प्रारंभिक का उसमें भाग देकर 100 का इंटू कर दीजिए, तो 4R माइनस आर अपॉन आर इंटू 100, तो हमारे पास में ये आ गया लगभग 300%। तो जो प्रतिरोध है उसमें कितनी वृद्धि हो गई, 300% की वृद्धि हो गई। ठीक है, तो ये हम इस प्रकार से इसको निकाल सकते हैं। तो इसका आपको ये लॉजिक समझना होगा और ये याद रखना होगा, क्योंकि बुक में नहीं है, ये एग्जाम्पल से आया है। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन बहुत सी बार कंपटीशन एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं। देखिए अगला देखते हैं, इसमें 5.5 कहता है, या देखिए थोड़ा सा ही है, एग्जाम्पल 5.5 कहता है कि एक कार्बन प्रतिरोध है जिसका मान है 62 × 10⁻³ ओम। ठीक है, और इसमें जो शुद्धता या जो कहें अपन कमी वो दे रखी है 5%, त्रुटि जो दे रखी है ±5%, मतलब +5% ज़्यादा भी हो सकता है, 5% ज़्यादा भी हो सकता है, 5% कम भी हो सकता है, एक्यूरेट वैल्यू नहीं। ठीक है, दे रखिए। अब ये कह रहा है कि आप इसका कलर बताइए कि रिंग पर कौन कौन से कलर आपको दिख रहे हैं। तो हमारे पास में ये प्रतिरोध होता है, ये एक रिंग, 2 3 4। ठीक है, बीबी रॉय आपको याद है, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन 6 तक ही है, ज़्यादा है ही नहीं आपके पास में। ठीक है, 6 2 3 0 1 2 3 4 5, यहाँ पे ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो ग्रीन, और ये आपके पास में हो गया है ब्लू। ठीक है, तो 6 नंबर पर तो आपके पास में आ गया ब्लू, तो पहला कलर तो आपके पास में है ब्लू। सेकंड आपके पास में 2 नंबर पे कौन है आपके पास में, रेड, तो हमारे पास में ये जो कलर आया है सेकंड रिंग पे वो है रेड। फिर आपके पास में 10⁻3, तो 10⁻3 ये हमारे पास में है, तो इस पर आपके पास में कलर होगा ऑरेंज, और ±5% यानी कि गोल्डन। इस तरीके से हम इसके कलर को बता सकते हैं। ठीक है, तो कार्बन बताया हुआ नीला, लाल, नारंगी और सुनहरी पट्टियां हैं। ठीक है, 5.6 एग्जाम्पल जो आपके एग्जाम में आया है काफ़ी बार, तो इसको भी मैं यहीं पे बताता हूँ। 5.6 है एग्जाम्पल, वो ये कहता है कि आपके पास में x इज इक्वल टू दे रखा 4 ओम और y दे रखा आपको 48 इंटू 10⁻⁻8 ओम इंटू मीटर। ये कह रहा है कि चालकों की लंबाई आधी करने पर x और y के मान में क्या परिवर्तन होगा। अगर चालकों की लंबाई आधी कर दी जाए
तो x और y के मान में क्या परिवर्तन होगा, तो देखो x तो क्या है, अब इसमें क्या है कि ये नहीं बता रखा है x और y क्या है, तो आप इनकी यूनिट देख के पहचाने, x ओम, यानी कि ये तो है प्रतिरोध और ये है प्रतिरोधकता। तो लंबाई अगर मैं आधी करता हूँ तो प्रतिरोध तो हो जाता है हमारे पास में आधा, ठीक है, लेकिन जो प्रतिरोधकता है वो सेम रहेगी क्योंकि ये ज्यामिति पर निर्भर नहीं करती है, बता रखा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2-3 बार आपके बोर्ड एग्जाम्स में। तो लंबाई को जब चेंज करते हैं तब प्रतिरोध तो चेंज होता है परंतु प्रतिरोधकता इसकी चेंज नहीं होती है। इसी प्रकार से हमारे पास में आगे एक एग्जाम्पल और 5.7, एग्जाम्पल में आपके पास में एक मेटल दे रखा है, उस मेटल के लिए आपको जो करंट इसमें फ्लो हो रही है वो निकालनी है। अब आपको वैल्यू किस चीज़ की दे रखी है उसके लिए हम बात करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन ये कहता है कि टंगस्टन तार है जिसकी आपको लंबाई और अनुप्रस्थ क्षेत्रफल दे रखा है। तो टंगस्टन के तंतु की लंबाई दे रखी है इसने 1.5 मीटर और अनुप्रस्थ क्षेत्रफल आपको दे रखा है 0.6 × 10⁻⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इनके सिरों के मध्य 0.9 वोल्ट, यानी कि ये वायर है, इसके सिरों के बीच में हमने एक बैटरी या सेल लगाया तो उसकी वोल्टता कितनी है 0.9 वोल्ट। विभवांतर लगा दिया तो तार में प्रवाहित विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। इसमें जो I है जो फ्लो हो रही है उसकी वैल्यू हमको निकालनी है। तो V = हमारे पास होता है IR और I = हमारे पास हो जाएगा V/R, ठीक है। R होता है हमारे पास में ρ/L/A, तो I हमारे पास में हो गया, R हमारे पास में ये होता है तो I हमारे पास में कितना हो जाएगा, I = हो जाएगा VA/ρL, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास में है। अब जो इसमें एक चीज़ और दे रखी है वो है प्रतिरोधकता। तो रो जो दे रखा है इसके लिए वो है 5.6 × 10⁻⁻8 ओम × मीटर, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, आप इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे और आप इसका मान निकालेंगे जो कि आ रहा है ऑलमोस्ट 6.43 एम्पियर, 6.43 एम्पियर आएगा। तो फॉर्मूला इस तरीके से बन गया। आपको सारी वैल्यू दे रखी है, V की भी दे रखी है, L दे रखी है, A दे रखा है और रो दे रखा है, चारों मान दे रखे हैं, I में रखिए और वैल्यू निकालें, ठीक है। तो हम आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता का ताप पर प्रभाव। इम्पोर्टेंट टॉपिक है कंपटीशन के लिहाज से भी और अच्छा टॉपिक है पढ़ने के लिए। प्रतिरोध व प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता। ठीक, हम क्या जानते हैं, दो चीज़ें। पहली चीज़ हम जानते हैं कि जो प्रतिरोधकता है जिसे हम कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध भी, किसी चालक का अभिलाक्षणिक गुण है, ठीक है, चालक का अभिलाक्षणिक गुण है, यानी कि ज्यामिति पर निर्भर नहीं करता। ये मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। इसके आगे दूसरी चीज़ हम जो जानते हैं, इसका जो फॉर्मूला है वो हमारे पास में ρ = m/ne²/2, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में m कांस्टेंट, n कांस्टेंट, e कांस्टेंट। n जो होता है वो प्रत्येक
पदार्थ के लिए, है ना, प्रत्येक पदार्थ के लिए निश्चित होता है, यानी कि प्रति एकांक आयतन में आवेशवाहकों की संख्या वो हर एक पदार्थ के लिए नियत होती है, अलग अलग पदार्थ के लिए अलग हो सकती है। तो हमारे पास फिक्स मेटल है, उसकी बात कर रहे हैं। अब उस फिक्स मेटल में अगर कुछ बदल सकता है तो वह है टो। टो मतलब क्या है? टक्करों की संख्या के अकॉर्डिंग हम इसको बताते हैं टो को, ठीक है। यानी कि अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो टक्करों की संख्या बढ़ेगी, टक्कर जल्दी जल्दी होना शुरू हो जाएगी, टक्करों की संख्या बढ़ेगी। टक्करों की संख्या अगर बढ़ेगी तो यानी कि टक्करों की संख्या मतलब क्या हो गया? आवर्ती। और आवर्ती जो होती है वो, आवर्ती का व्युत्क्रम जो होता है वो हमारे पास में टाइम पीरियड होता है, आवर्तकाल होता है। तो ये हम आवर्तकाल से बता रहे हैं इसको, ठीक है। यानी कि अगर टक्करों की संख्या बढ़ती है तो उस कंडीशन में टो की वैल्यू कम हो जाती है, और टो की वैल्यू अगर कम हो जाती है तो रो की वैल्यू बढ़ती है। तो अब देखो यहाँ से टेम्परेचर अगर बढ़ाता हूँ तो टक्करों की संख्या भी बढ़ती है, टक्करों की संख्या बढ़ती है तो टो कम हो जाता है, और टो कम होता है तो रो बढ़ जाता है। इन शॉर्ट हमें तो इन दोनों में संबंध चाहिए, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रो के मान में वृद्धि होती है चालकों के लिए, है ना। ये चालक के लिए सिर्फ ध्यान रखना, क्योंकि तीन पढ़ेंगे, चालक, कुचालक और अर्धचालक। तो चालकों के लिए पढ़ रहे हैं अपन फिलहाल। तो चालकों के लिए आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो टक्करों में लगने वाला समय है वो हमारे पास में घटेगा, और टक्करों में लगने वाला समय अगर घटेगा तो प्रतिरोधकता बढ़ेगी। तो पहले तो हम ग्राफ बना लेते हैं इसके बीच में, टी और रो के बीच में, ठीक है। तो देखिए ये रो और ये टी। अब हमारे पास में हमने जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया वैसे वैसे क्या हुआ? रो की वैल्यू बढ़ती गई। तो इसका ग्राफ इस तरीके से बना, ठीक है, सिंपल है। अब आते हैं इनके फॉर्मूलों में। फॉर्मूलाज क्या कहते हैं? देखो, यदि 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोधकता रो नॉट है तथा T डिग्री सेल्सियस पर रो T है, तो निम्न संबंध प्रतिरोधकता, इसको शॉर्ट में लिख देते हैं, रो व टी में संबंध को बताता है। अब ये फॉर्मूला क्या है वो देख रहे हैं। रो टी टेम्परेचर पे जो हमारे पास में आएगा वो होगा रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी। 0 डिग्री से T डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, तो अगर मैं इनका अंतर भी निकालूंगा 0 डिग्री और T डिग्री का तो T ही आएगा। तुम थोड़ी देर बाद में इसको डेल टी करेंगे। ये फॉर्मूला देख के आपको एक चीज़ याद आनी चाहिए कि 11th क्लास में हमने पढ़ा था ऊष्मीय प्रसार। जब किसी चालक छड़ को ताप दिया जाता है, डेल टी जब उसके टेम्परेचर में वृद्धि होती है तो उस कंडीशन में उसकी लंबाई में भी कुछ वृद्धि हो जाती है, ठीक है, और लंबाई इसकी हो जाती है एल डैश। तो एल डैश तो हो गई टी टेम्परेचर पर, और एल नॉट जो थी वो प्रारंभिक थी। तो इसका फॉर्मूला वापस क्या बना? एल डैश इज इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस एल्फा डेल टी। तो यहाँ से ये फॉर्मूला इस तरीके से भी बन सकता है, ये याद रहना चाहिए आपको, ठीक है। अब आगे इस स्थिति में अल्फा क्या है? प्रतिरोधकता ताप गुणांक, सब खेल इसी का है। एक लिस्ट बनी हुई है जो आप बना लें बुक में से देख के, या फिर नोट्स में आपको दे रखी है। प्रतिरोधकता ताप गुणांक, जिस किसी भी पदार्थ के लिए प्रतिरोधकता ताप गुणांक का मान अधिक होता है उसके लिए टेम्परेचर बढ़ाते ही प्रतिरोधकता बढ़ जाती है, यानी कि वो
टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। जिसके लिए कम होता है वो टेम्परेचर पे कम डिपेंड करता है, और जिसके लिए नेगेटिव में होता है उसके लिए तो टेम्परेचर बढ़ाने पर वो उल्टा रिएक्शन कर जाएगा। यानी कि इसमें टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रतिरोधकता बढ़ रही है, उसमें टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रतिरोधकता कम हो जाएगी, जैसे कि अर्धचालक है ना और कुचालक, इन दोनों में ऐसा होता है। चलिए प्रतिरोध ताप गुणांक है। अब फॉर्मूला क्या बनता है प्रतिरोध ताप गुणांक का, वो देख रहे हैं अपन। देखिए रो टी इज इक्वल टू रो नॉट प्लस एल्फा रो नॉट टी। मुझे अल्फा चाहिए तो रो टी माइनस रो नॉट अपॉन, यहाँ पर हमारे पास में है एल्फा यहीं रहेगा और ये दोनों चीज़ें नीचे चली जाएगी, तो रो नॉट इंटू टी इज इक्वल टू अल्फा। ये इसका फॉर्मूला, ठीक है। वेल जो इसकी यूनिट है वह प्रति डिग्री सेल्सियस, और जो इसकी वीमा है वो है प्रति डिग्री सेल्सियस है तो -1 लगाएंगे, और इसकी वीमा होगी हमारे पास में K-, ठीक है। इस तरीके से हम इसको बता सकते हैं, ये हमारे पास में है। तो अल्फ़ा का बहुत बड़ा महत्व है हमारे पास में, क्योंकि हम क्या करेंगे, हमने बहुत बार सुना है कि मिश्र धातु नाइक्रोम, मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन, है ना, ये मिश्र धातु ऐसी होती है जिनकी प्रतिरोधकता पर ताप का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। ऐसा क्यों? क्योंकि जो लिस्ट दे रखी है उस लिस्ट में देखिए इसके लिए जो मिश्र धातु जितनी भी होती है, नाइक्रोम हो गया, है ना, मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन हो गया, इनके लिए अल्फा का मान बहुत कम होता है, तो ये ताप पर डिपेंड बहुत कम करती है। तो हमारे पास में प्रैक्टिकल में एग्जामिनर अक्सर ये सवाल पूछता है कि आप जो एपेटस यूज़ में ले रहे हैं, है ना, चाहे वो पोटेंशियोमीटर है, चाहे वो आपके पास में मीटर ब्रिज है, चाहे आपके पास में जो वायर रेजिस्टेंस वायर है, वो ये सब मिश्र धातु के क्यों बनाए जा रहे हैं? क्योंकि इनके लिए अल्फा की वैल्यू कम होती है, इनकी प्रतिरोधकता ताप पर कम निर्भर करती है, तो ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता जो होती है लगभग नियत बनी रहती है, ठीक है। तो वैल्यू एक्यूरेट होगी हमारे पास में, ये इस तरीके से हमारे पास में अल्फा का मान। अब ये तो हो गया प्रतिरोधकता की टर्म में। हमारे पास में जो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं वो प्रतिरोध की टर्म में पूछे जाते हैं। तो अगर ये प्रतिरोध के लिए निकाला जाए इसी तरह या इसी प्रकार, प्रतिरोध के लिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा टी, ठीक है। और अल्फा अगर निकालना हो तो आर टी माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट टी प्रति डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब एक चीज़ और जो जानने वाली इसमें हमारे पास में ये फॉर्मूला काम आएगा हमारे पास न्यूमेरिकल में, ठीक है। एक चीज़ हमारे पास में जो इसमें जानने लायक है वो है कि अगर यहाँ पर तो टेम्परेचर जो दे रखा है आपको वो 0 डिग्री से कोई मैक्सिमम टेम्परेचर दे रखा है, यानी कि हिमांक बिंदु और भाप बिंदु समझिए ये दे रखा है ना। अगर इन दोनों के अलावा कोई एक और टेम्परेचर दिया जाए तो उन दोनों के बीच में, या कोई अन्य टेम्परेचर दिया जाए, तो उस कंडीशन में हमारे पास में इनकी 2 समीकरणें बनानी पड़ती है, वो हम न्यूमेरिकल में देखेंगे। तो फिर आपको जो टी निकालना पड़ता है वो अलग तरीके से निकालना पड़ता है, ठीक है। आगे इसमें हम पहले न्यूमेरिकल देख लेते हैं थोड़े से। देखिए हाँ, तो जब टेम्परेचर अलग दिया जाता है तो 0 डिग्री या 100 डिग्री के अलावा का टेम्परेचर दिया जाता है, तो अगर यदि ताप में परिवर्तन डेल टी है, या स्मॉल टी लिख देते हैं, डेल टी है, तो आप क्या करेंगे, आप इन दोनों फॉर्मूले को इस तरह लिख सकते हैं, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा डेल टी, ठीक है। जो डेल टी हमारे पास में होगा वो होगा T1 माइनस T2, T2 माइनस T1, इस तरीके से हमारे पास। तो न्यूमेरिकल हमारे पास में एग्जाम्पल जो इसका है वो देखते हैं। एग्जाम्पल 5.8 ये कहता है प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी के प्लेटिनम के तार का प्रतिरोध। एक प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी है जिसमें प्लेटिनम के तार का प्रतिरोध जो है वो हिमांक पर, यानी कि
T0 पर 0 डिग्री सेल्सियस पर 5 ओम है, यानी कि R0 इज इक्वल टू 5 ओम। और भाप बिंदु यानी कि क्वथनांक पर 100 डिग्री सेल्सियस मान सकते हैं हम उसको, यह 5.23 ओम है। जब तापमापी को किसी तप्त ऊष्मक में प्रवेश कराया जाता है तो प्लेटिनम के तार का प्रतिरोध 5 हो जाता है। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि R0 पर, ये रहा R100 पर हमारे पास नहीं होगा, और RT जो टेम्परेचर हमको बताया जा रहा है जिसको हमको ज्ञात करना है, उस टेम्परेचर पर इसका प्रतिरोध जो होता है वो 5.795 ओम हो जाता है। तो ये कहता है कि ऊष्मक का ताप यानी कि RT ज्ञात कीजिए, टेम्परेचर T ज्ञात कीजिए। तो अब इसमें क्या हुआ, 3 टेम्परेचर हुए, 0 डिग्री, 100 डिग्री और एक T जो हमको वैल्यू निकालनी है। तो फॉर्मूला हमारे पास में ये वाला यूज में लेगा पहले। तो केस फर्स्ट, R100 इज इक्वल टू R0 यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस 1 प्लस अल्फ़ा T कितना है हमारे पास में, तो T हमारे पास में 100 हो जाएगा अपॉन, क्योंकि हम इन दोनों की बात कर रहे हैं तो 100 माइनस 0 इज इक्वल टू 100 ही होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास में, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो R0 अल्फ़ा 100, इस तरीके से इक्वेशन फर्स्ट बनी। क्या सेकंड जब हमने किया तो देखिए अब 0 डिग्री से T टेम्परेचर पे है, तो अब हमारे पास में क्या समीकरण बननी चाहिए, RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फ़ा, और जो हमारे पास में टेम्परेचर में चेंजेस आएंगे वो T ही आएगा, तो यहाँ पर हम T ही लिखेंगे। इसको जब बोलेंगे तो RT इज इक्वल टू R0 प्लस अल्फ़ा R0 T, इक्वेशन सेकंड। तो हम क्या कर रहे हैं, अब इक्वेशन फर्स्ट आ गई, इक्वेशन सेकंड आ गई, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं अपन। तो ये होगी R100 माइनस R0 इज इक्वल टू R0 अल्फ़ा 100, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। और इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो RT माइनस R0 इज इक्वल टू अल्फ़ा R0 T, ये इक्वेशन सेकंड। क्या करें, डिवाइड कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2, जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा R100 माइनस R0 ओवर RT माइनस R0 इज इक्वल टू, देखो R0 से R0 और अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, तो 100 ओवर T। आपको टेम्परेचर ही तो चाहिए, तो हमारे पास में हो जाएगा T इज इक्वल टू RT माइनस R0 ओवर R100 माइनस R0 इंटू 100। ये जो टेम्परेचर आपको निकालना है ये वह है। अब जो वैल्यू दे रखी है वो रख सकते हैं अपन, जैसे कि यहाँ 5, यहाँ 5.23, यहाँ पर हमारे पास में RT की वैल्यू 5.7, तो इस RT की जगह हम 5.795 रखेंगे, R100 की जगह 5.23 लिखेंगे और R0 की जगह वापस हमारे पास 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसमें वैल्यू रख के आप आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा कुछ 345.65 डिग्री। ठीक है, 345.65 डिग्री से ये हमारे पास आएगा। तो तब तो ऊष्मक जो था उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा था, तो ज़्यादा भी हो सकता है, इनके बीच में भी हो सकता है टेम्परेचर। ठीक है, आगे हम देखते हैं, एक और है आपके पास में जिसमें वापस डेल्टा ही आपको ज्ञात करना है। इसमें कह रहा है वापस एक प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी है, इससे आप प्रतिरोध ज्ञात कर रहे हैं। तो 20 डिग्री सेल्सियस पर तो दे रखा 50 ओम, यानी कि अब जो आपके प्रारंभिक ताप हो जाएगा, देखिए अब जो आपके पास में प्रारंभिक ताप हो जाएगा वो हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस, यानी कि T0 20 डिग्री सेल्सियस। प्रारंभिक ताप ये हो गया, उस पर प्रतिरोध हो जाएगा 50 ओम।
जब तापमापी को एक पात्र में रखा जाता है तो इसके प्रतिरोध का मान बढ़कर 80 ओम हो जाता है। यानी कि टेम्परेचर नहीं पता आपको, लेकिन उस ताप पर प्रतिरोध इसका बढ़कर हो जाता है 80 ओम। ये मानते हुए कि इस ताप पदार्थ में प्रतिरोध का मान रेखीय परिवर्ती होता है, चांदी के गलन बिंदु का मान ज्ञात कीजिए। अल्फा का मान दे रखा है, अल्फा का मान आपको दे रखा 3.8 इंटू 10⁻³ डिग्री प्रति डिग्री सेल्सियस। देखो इसमें क्या है, आपको टेम्परेचर 3 नहीं दे रखे हैं, आपको टेम्परेचर 2 ही दे रखे हैं। एक तो 0 डिग्री यानी प्रारंभिक ताप और एक अंतिम ताप दे रखा है। तो आपको इस वाले फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपल फॉर्मूले की ज़रूरत है इस वाले की। ठीक है, RT यानी कि 80 माइनस 50/50 इंटू जो T आपके पास में नहीं है वो यहाँ रखना है और अल्फा यहाँ आ जाएगा। तो T की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो T इज इक्वल टू मेरे पास में आएगा RT माइनस R0 ओवर अल्फा R0। ठीक है, इससे निकलेगा यहाँ पे वैल्यू। तो इस तरीके से आप इसको एग्जाम्पल को कर सकते हैं। 5.9 है, ये 5.9 एग्जाम्पल है। ये कुछ एग्जाम्पल थे। चलिए आगे पढ़ते हैं हम। तो हम ताप पर निर्भरता बता रहे थे, जिसमें हमने चालक के लिए बता दी। तो चालक के लिए क्या होता है, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता बढ़ती है, प्रतिरोधकता बढ़ती है तो चालकता कम हो जाती है, क्योंकि व्युत्क्रम होता है, चालकता कम होती है। ठीक है, और धारा प्रवाह के मार्ग में अवरोध उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। अब हमारे पास में है मिश्र धातु। मिश्र धातु के लिए हम क्या कहें, तो मिश्र धातु के लिए हम 2-3 चीज़ें बता सकते हैं आपको। मिश्र धातु में आपके पास में नाइक्रोम होती है, जो कि निकल और क्रोमियम से मिलकर बनी है। 80% और 20%। ठीक है, 100% नाइक्रोम बनती है। नाइक्रोन मैग्नीन होता है, कॉन्स्टेंटन होता है। ठीक है, आदि हमारे पास में है मिश्र धातु। अब इस मिश्र धातु में खास बात क्या है, अल्फा का मान कम होता है, इसलिए रो T पर निर्भर नहीं करता। बहुत कम करता है, हम ये मान सकते हैं बहुत कम परिवर्तन होता है। हम नेगलेक्ट तो नहीं कर सकते, क्योंकि क्या होगा कि अगर वायर आपके पास में प्रतिरोध वायर नाइक्रोम का भी है और आपने उसमें अगर ज़्यादा देर तक धारा प्रवाहित कर दी, तो उस कंडीशन में उसका भी प्रतिरोध बदलने के चांसेस हो जाते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि नहीं करता है, करता होगा लेकिन बहुत कम मान है, क्योंकि अल्फा का मान बहुत कम है। ठीक है, तो इनके लिए जब ग्राफ बनाया गया टेम्परेचर और रो के लिए, तो प्रारंभ में इस तरीके से ग्राफ बना, सिंपल, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं सोचना। आपको चाहिए अधातु क्या कहते हैं, कुचालक। देखिए कुचालक और अर्धचालक दोनों के लिए समीकरण तो सेम ही है, लेकिन अर्धचालकों में धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है टेम्परेचर बढ़ाने पर, कुचालकों में आसानी से नहीं होता है। तो देखो रो इज इक्वल टू रो नॉट e की पावर माइनस नहीं आएगा, e की पावर e g 2 kb t, ये एक समीकरण है। एक्सपोनेंशियली प्लस यानी कि प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर घटेगी, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ है अपॉन में, तो ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता घटती है एक्सपोनेंशियली। तो एक्सपोनेंशियली का ग्राफ आपके पास में हमेशा इस तरीके से होता है, घट रहा है तो इस तरीके से आएगा। तो आपके पास में रो इस तरह से, टी इस तरीके से, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पर है। यहाँ के भी क्या है, वोल्टमान नियतांक है। ठीक है, इस तरीके से सेम इसमें भी है, यह भी इस तरीके से ही डिपेंड करेगा।
ईजी क्या होता है कि ये जब हम आगे समझेंगे, देखो अर्धचालकों में क्या होता है कि धारा का प्रवाह जो होता है वो इलेक्ट्रॉन और होल्स के कारण होता है। होल्स क्या होते हैं कि जब किसी चालक से इलेक्ट्रॉन एक जगह से मूव होकर आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे खाली जगह बच जाती है, तो उसको कहते हैं होल। यानी कि इलेक्ट्रॉन इधर गति करता है तो होल इधर गति करता है ना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और होल्स के कारण, जिसको क्वार्टर कह रखा है हिंदी में, उसके कारण प्रभावित होती है। तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो इलेक्ट्रॉन और होल्स की संख्या में वृद्धि होना शुरू हो जाती है और धारा प्रवाह के मान में भी वृद्धि होना शुरू हो जाती है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रतिरोधकता घटेगी एक्सपोनेंशियली। तो ये भी इस तरीके से ही बनेगा। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक है। आज के न्यूमेरिकल मैंने आपको बताया। कुछ न्यूमेरिकल जो आपके इसमें किताब में पीछे दे रखे हैं वो आपको करना है। जैसे कि 5 नंबर न्यूमेरिकल आपको कह रहा है कि कमरे के ताप पर किसी तापन अवयव का प्रतिरोध दे रखा 100 डिग्री से 100 ओम। कमरे का ताप आप इसमें दे रखा वैसे 27 डिग्री सेल्सियस ले सकते हैं। तो यदि इस तापन अवयव का प्रतिरोध 117 ओम हो तो अवयव का ताप क्या था, यानी कि टी वाला फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था अभी, टी इज इक्वल टू समथिंग है ना, वो आपको लगाना है यहाँ पे। टी इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नोट अपॉन आर नोट इंटू एल्फ़ा। इसमें एल्फ़ा का मान दे रखा 1.70 इंटू 10⁻⁴ डिग्री सेल्सियस पर डिग्री सेल्सियस। इसमें एक और दे रखा आपको 15 मीटर लंबे, और यानी कि आपको कुल मिला के 5, 6 जो आपको आज लगता है कि करा चुके हैं वो आपको एग्जाम्पल न्यूमेरिकल इसमें से करने हैं। ठीक है।